Welcome to Medify. So let's start pharmacology. In pharmacology, today we'll start anticoagulant drugs. Anticoagulant drugs, as the name suggests, they prevent coagulation. They prevent coagulation or deposition of fibrin. They prevent coagulation or deposition of fibrin. ठीक है, तो ये किस किस डिसीज में होता है और कहाँ कहाँ हेल्प करता है? मेनली मेनली होगा क्या अगर अपन नॉर्मल भाषा में समझें तो ये तुम्हारी ब्लड वेसल है। ठीक है, ये तुम्हारी ब्लड वेसल है। जब भी ब्लड वेसल में फिब्रिन क्लॉट जब भी ब्लड वेसल में फिब्रिन का क्लॉट बहुत सारा मुझे सॉरी तुम दिख नहीं रहा होगा हाँ। जब भी तुम्हारे ब्लड वेसल फिब्रिन का क्लॉट बहुत सारा जम जाएगा, ठीक है, तो ये वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, वेसल को ब्लॉक कर देगा। वेसल को ब्लॉक करेगा देन इट लीड्स टू कंडीशन ऑफ ब्लड स्टेसिस। इट लीड्स टू कंडीशन ऑफ ब्लड स्टेसिस और ये मेनली ब्लड स्टेसिस कंडीशन होती है वेन्स में। किसमें होती है? मेनली वेन्स से पाई जाती है। मेनली वेन से पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है? फिब्रिन की क्लॉट है। फिब्रिन के क्लॉट हो या थ्रोम्बस बोल सकते हैं, फिब्रिन का क्लॉट। तो ये किसकी डिसीज में होता है? जैसे कि डीवीटी हो गई, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पीवी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। ठीक है, इन सब डिसीज में पाया जाता है। अब डीवीटी में क्या होता है? तो डीवीटी से का मेन रीजन होता है इमोबिलिटी। इमोबिलिटी कारण नहीं हो सकता बिकॉज जो अपनी वेसल्स है उसमें ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो कोई मूवमेंट नहीं है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। और तुम ये अच्छे से जानते हो कि जो अपनी गैस्ट्रोनीमस है वो है अपना कौन सा मसल है? इट इज अ पेरिफेरल हार्ट। तो ये पंप करेगा और ब्लड को ऊपर फेंकेगा। तो चूंकि इमोबिलिटी तो गैस्ट्रोनीमस कांटेक्ट नहीं कर रही है, गैस्ट्रोनीमस कांटेक्ट नहीं कर रही है मतलब ब्लड नीचे जमा हुआ है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। सेकंड चीज, हिप और नी सर्जरी वाले जो लोग होते हैं उनमें भी डीवीटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? बिकॉज उनको भी बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए होते हैं वो 1 से 2 महीने के लिए। दैट्स व्हाई हिप एंड नी सर्जरी वाले पेशेंट्स भी हिप एंड नी सर्जरी। Next, we talk about the patients of atrial fibrillation or ventricular fibrillation. अब atrial fibrillation और ventricular fibrillation क्या होता है? These are ड्यू टू ट्रांजिएंट इश्यूमिक अटैक। जब भी हार्ट में ट्रांजिएंट इश्यूमिक अटैक आता है, मतलब छोटे समय के लिए इश्यूमिक अटैक आएगा, देन इट लीड्स टू एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और इससे मतलब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। देखो इश्यूमिक अटैक क्यों आया? क्योंकि ब्लड फ्लो रुक गया है। ब्लड फ्लो के रुकने से जो टिश्यू है वो डैमेज हो गई है या डेड हो गई है, उससे इश्यूमिक कॉज हुआ है। और जो इश्यूमिक कॉज हुआ है तो उससे एट्रियल फिब्रिलेशन कॉज हुआ है। छोटी डिसीज से बड़ी डिसीज कॉज हुई है। बड़ी डिसीज कौन है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या एट्रियल फिब्रिलेशन। किसकी वजह से हुई है? किसी भी टिश्यू के इश्यूमिक होने से। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द डीआईसी। कितनी खास बात कुछ है नहीं। डीआईसी इज सिंपली डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोएगुलेशन। डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोएगुलेशन मतलब कोई भी इंफेक्शन, ठीक है, कोई भी इंफेक्शन से, जो कि बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरल इंफेक्शन हो सकता है, इससे कोएगुलेशन हो रहा है वेसल्स के अंदर। सो डिसेमिनेटेड और डिसमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोएगुलेशन, ये होगा तुम्हारा डीआईसी। अब बात करते हैं अपन जरा क्लॉट कोएगुलेशन। कोएगुलेशन बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोएगुलेशन में हो क्या रहा है बेसिकली? कोएगुलेशन में हो रहा है भैया देखो, जो फिब्रिनोजन है जो फिब्रिनोजन है ये कन्वर्ट हो रहा है फिब्रिन में और ये जाके जमा हो रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर। और जमा ऐसे नहीं कि साइड साइड में हो रहा है। अगर ये साइड साइड में जमा होता है, जस्ट अ सेकेंड मैं इसमें दिखाता हूँ। ये तो बोटी वाली वेसल इसमें देखो, अगर ये साइड साइड में जमा होता तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, हो जाए, अपने पास जगह है ब्लड निकलने की, ब्लड निकल जाएगा बीच में से। ये जमा साइड साइड में होते होते इसे ट्राइंगल शेप और हार्ट शेप बना देता है पूरा, और पूरा बीच में जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने लिए दिक्कत है बिकॉज दिस फॉर्म ऑब्स्ट्रक्शन। ये ब्लड वेसल ब्लॉक कर देता है, ब्लड फ्लो को रोक देता है। ठीक है, तो ये दिक्कत है। जब फिब्रिन बढ़ जाएगा तो ये होगा। तो अब अपने को करना क्या है? अपने को फिब्रिन के प्रोडक्शन को रोकना है। क्या करना है? फिब्रिन के प्रोडक्शन को रोकना है। अच्छा, तो फिब्रिन का प्रोडक्शन हो कैसे रहा है? तो देखो ये बात आती है अपनी कोएगुलेशन पाथवे में। कहाँ बात जाती है? अपनी कोएगुलेशन पाथवे में बात जाती है। देखो कोएगुलेशन पाथवे जो होता है उसमें दो पाथवे इंक्लूडेड होते हैं। एक कोएगुलेशन पाथवे में दो पाथवे इंक्लूडेड होते हैं। एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक है इंट्रिंसिक पाथवे। एक है एक्सट्रिंसिक और एक है इंट्रिंसिक। ठीक है, मैंने मान लिया। एक्सट्रिंसिक पाथवे शुरू होता है 7 नंबर से, ठीक है, और जाता है 10वें नंबर तक। इसमें आता है बस तीन, एक फैक्टर आता है इसमें बीच में, तीन थर्ड नंबर का फैक्टर वो भी इसमें इंक्लूड होता है कि भैया 7+3 = ऐसा मत बोलो कि 7+3 = 10, लेकिन समझ लो कि फैक्टर नंबर 7 एक्टिवेट होगा। ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद में ये फैक्टर 7 एक्टिवेट के साथ में फैक्टर 3 एक्टिवेटेड मिलके फैक्टर 10 एक्टिवेट को मतलब फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे। सिंपली क्या करेंगे? फैक्टर 7 और फैक्टर 3 दोनों एक्टिवेटेड फॉर्म में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे। मैं अगर अच्छे से तुम्हें समझाऊं तो यहाँ लिखता हूँ लीटर से, देखो 7 एक्टिवेट होकर 3 के साथ मिलकर 10 को एक्टिवेट करेगा। समझ में आया? 7 एक्टिवेट होकर 3 के साथ मिलकर
10 को एक्टिवेट करें। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इंट्रिंसिक पाथवे की। तो इंट्रिंसिक पाथवे में भैया ये तो एक अलग ही फ्लो चार्ट बनाता है, सीधा सीधा शुरू होता है ये किससे, शुरू होता है ये 12 से। किससे शुरू होता है, 12 से शुरू होता है। ये 12 से जाता है फिर 11 पे, ठीक है, 11 से जाता है फिर 8 पे, 8 से 9 पे, 9 से जाता है और बीच में इनके फैक्टर 5 भी आ जाता है। ठीक है, जहां तक मुझे पता है फैक्टर 5 में आ जाता है। यहाँ पे 10 को फिर एक्टिवेट करता है, 10 को कहता है 10 एक्टिवेट बनाता है। इसको अपन ऐसे लिखते हैं एक्स ए, क्या लिखते हैं, एक्स ए लिखते हैं, एक्स ए स्मॉल आता है, दिस इज एक्स ए। ठीक है, तो ये एक्स ए होता है। देन ये एक्स ए कन्वर्ट करता है किसको, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। देन थ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड टू फिब्रिन, और थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, फिब्रिन बनाता है, फिब्रिन डिपोजिशन कराता है। सिंपली समझ में आया कुछ? तो अपने को करवाना क्या है, अपन क्या कर सकते हैं ये देखो फटाफट। तो इसमें जो जो ड्रग काम आती है उसको अपन सिंपली बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट्स। क्या बोलते हैं, एंटी कोएगुलेंट, जो कि कोएगुलेशन को रोकेगी। क्या करेगी, कोएगुलेशन को रोकेगी, कोएगुलेशन का उल्टा काम कराएगी। तो बात करते हैं एंटी कोएगुलेंट, इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले आता है अपने दो, ओरल और पेरेंट्रल, ओरल और पेरेंट्रल। इसको मैं एंट्रल और पेरेंट्रल भी बोल सकता था, लेकिन ओरल पेरेंट्रल ज्यादा सूटेबल है, बिकॉज अपने पास एंट्रिक में कोई दूसरा रूट है ही नहीं। ना अपने पास रेक्टल है, ना अपने पास कुछ सबलिंगुअल है, ना अपने पास और कोई तीन ही तो होते हैं, सबलिंगुअल और रेक्टल एंड ओरल। तो ना सिर्फ एक ही है एंट्रिक में, ओरल, तो अपन ओरल को ही लिखते हैं ऐसे। एंट्रिक नहीं लिख रहे हैं, ओरल लिख रहे हैं, याद रखिए। दूसरा क्लासिफिकेशन इज पेरेंट्रल। अब बात करते हैं अपन ओरल की। तो ओरल में आते हैं तीन पार्ट, जो कि इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे पूरे में, विच इज विटामिन के एंटागोनिस्ट, डायरेक्ट एक्स और डायरेक्ट 10 एक्टिवेटेड एंटागोनिस्ट और इनिबिटर, एंड थर्ड इज डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। ये थे तुम्हारे ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। क्या थे तुम्हारे ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। अब बात करते हैं पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में। तो पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट जो होते हैं, इट इज डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। सबसे पहला इट इज डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर, दूसरा इट इज इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। दो है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस लेक्चर में अपन सिर्फ डिस्कस करेंगे एक, विच इज ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। ठीक है, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन के एंटागोनिस्ट। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन के एंटागोनिस्ट, देन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट एक्स इनिबिटर, एंड देन थर्ड वी टॉक अबाउट डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। ठीक है, तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट विटामिन के एंटागोनिस्ट। विटामिन के एंटागोनिस्ट में बात करेंगे तो कौन सी ड्रग आती है उसमें। ड्रग अगर अपन देखें विटामिन के में, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आती है विच इज वारफेरिन, which is warfarin. Warfarin is very important drug. Okay, as it was discovered in World War II, so it was named as warfarin. Then second is acinocumarin, coumarin, acinocumarin. Third is bis-hydroxycumarin, bis-hydroxycumarin. ठीक है, देन ये हो गया अपना ड्रग्स। देन वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये इनहिबिट करती है किसको, वीक और C1 को इनहिबिट करती है। कैसे, तो ब्रैकेट में लिखो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है। वीक और C1 को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है। करती है, वीक और C1 को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है। वीक और C1 को इनहिबिट करने से क्या होगा, वीक और C1 को इनहिबिट करने से ये इनहिबिट कर देगी तुम्हारे फैक्टर, इनहिबिट करेगी फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। 2, 7, 9 एंड 10। देखो 9 और 2, 9 सॉरी 2 नहीं, सिर्फ 9 से मिलके ये किसको इनहिबिट कर रही है, इंट्रिंसिक पाथवे को। देखो ये 9 को इनहिबिट करवा के किसको इनहिबिट कर रही है, इंट्रिंसिक पाथवे को। 7 को करा के इनहिबिट कर रही है एक्सट्रिंसिक पाथवे को। 2 को करा के ये इनहिबिट कर रही है कॉमन पाथवे को। और 10 को करा के इनहिबिट कर रही है तुम्हारे मेन, जो कि तुम्हारे जंक्शन पाथवे है। तो उन दोनों का इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का जो जंक्शन पाथवे है, कि उसको भी इनहिबिट कर रही है। ठीक है, नाइस। तो मतलब ये सबको रोक ही देगी एक बार, वारफेरिन जो है वो सबको रोक देगी इस हिसाब से। तो वेरी गुड, अच्छी बात है। तो इसको फिर मॉनिटर भी करना पड़ेगा भैया, इतनी खतरनाक है, सब सारे फैक्टर रोक देगी तो मॉनिटर भी करना पड़ेगा इसको। मॉनिटर करने के लिए अपने पास है विच इज पीटी एंड INR। अब पीटी क्या है, INR क्या है, इस पे पूरा फुल डिस्कशन है आगे, पूरा कैलकुलेशन है इसकी, उतना आगे देखेंगे इसी लेक्चर में। तो मैं टॉक अबाउट द एंटीडोट। एंटीडोट इज विटामिन K1। रखना विटामिन K1 इज एंटीडोट फॉर वारफेरिन। विटामिन के भी 3 आते हैं, K1, K2 एंड K3। ये भी लेक्चर क्लास में आएगा। ठीक है,
Then we talk about in which cases warfarin is drug of choice. So warfarin is drug of choice in three cases. First is mechanical heart valve disease. Mechanical heart valve or valve disease. Second is severe mitral stenosis. सीवियर एक ही बात है वैसे तो ये और ये सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस एंड थर्ड इज रीनल फेलियर एंड थर्ड इज व्हाट रीनल फेलियर। तो ये सारी बात हो गई अपनी किसकी विटामिन के एंटागोनिस्ट की। देन वी टॉक अबाउट द सेकंड क्लास ऑफ ड्रग व्हिच इज डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर। डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर जिसमें आता है अपना एक्साबान। कौन आता है? एक्साबान। कौन आता है? एक्साबेन। कौन आता है भैया? एक्साबेन आता है। सबसे पहले वी टॉक अबाउट द ड्रग्स। सो इट इज एपिक्साबेन, इट इज रिवारोक्साबेन, थर्ड इज इडोक्साबेन, third is edoxaben. Then mechanism of action is it inhibit 10 factor only. It inhibits factor 10 only, सिर्फ एक फैक्टर को इनहिबिट करेगी which is factor 10. ये तो सेफ है तो भैया कोई मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती इसमें। तो मॉनिटर अपन यहाँ कर रहे हैं, इसमें कोई मॉनिटर की जरूरत नहीं होती क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर को इनहिबिट कर रही है। इट इज नॉट इनहिबिटिंग द लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स, और तो इसलिए अपने मॉनिटर करने की इतनी जरूरत इसमें नहीं होती है। इट इज अ सेफ ड्रग, इसलिए मॉनिटर करने की जरूरत नहीं हो पाती है। देन नेक्स्ट इसका एंटीडोट की बात करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट एक्स इनहिबिटर। रिकॉम्बिनेंट एक्स इनहिबिटर होते हैं इसके एंटीडोट। ठीक है, तो भैया आपने बात कर ली एंटीडोट की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, इन सबकी बात कर ली। अब बात करते हैं विच इज थर्ड क्लास ऑफ ड्रग विच इज डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। फटाफट हो जाएगी खत्म, बिकॉज एक सिंगल ड्रग है विच इज डेबिगेट्रॉन। डेबिगेट्रॉन एक सिंगल ड्रग होती है इसमें डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में। और इसका मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे तो मैकेनिज्म एक्शन है कि भैया ये इनहिबिट कर रही है सिर्फ दो को, सिर्फ ओनली टू फैक्टर। दो नंबर का फैक्टर होता है जैसे कॉमन पाथवे। दो नंबर का फैक्टर होता है थ्रोम्बिन, याद रखना कौन सा फैक्टर होता है दो नंबर का? थ्रोम्बिन। कॉमन पाथवे तो ये कॉमन पाथवे को इनहिबिट कर रही है। ठीक है, इसका एंटीडोट देख लेते हैं। इसका भी वो ये भी सेफ ड्रग है तो इसमें कोई वो जरूरत नहीं है मॉनिटरिंग करने की। एंटीडोट इज ईडा रॉकीजुमैब। ईडा रॉकीजुमैब इसका क्या है? एंटीडोट है। देन नेक्स्ट टॉक अबाउट द विटामिन के। विटामिन के की अगर कहानी बताऊं तो बतानी है कि भैया बनती कहाँ से है। विटामिन के प्रोड्यूस होता है जीआईटी बैक्टीरिया से। अपनी बॉडी के अंदर जीआईटी के बैक्टीरिया उनसे प्रोड्यूस होता है। तो कैसे और क्या हो रहा है तो आके देख लेते हैं फटाफट। देखो जीआईटी में क्या होता है, जीआईटी के इंटेस्टाइन में, जीआईटी के अंदर होती है इंटेस्टाइन। क्या होती है जीआईटी के अंदर? जीआईटी के अंदर होती है इंटेस्टाइन। जीआईटी के अंदर होती है इंटेस्टाइन। अब उससे तुम्हारा जो न्यूट्रिएंट है वो जाता है पोर्टल वेन के थ्रू। कहाँ पे? पोर्टल वेन के थ्रू वो जाता है लीवर में। क्या जाता है? लीवर में। और लीवर के अंदर होता है विटामिन के हाइड्रोक्सिलेटेड एंजाइम, जो ये एक्टिव होता है। क्या होता है लीवर के अंदर? विटामिन के हाइड्रोक्सिलेटेड हाइड्रोक्सिलेटेड ये एक होता है जो कि क्या करता है अपना, जो कि कन्वर्ट होता है दो में, जो कि दो में कन्वर्ट होता है विटामिन के एपोक्साइड। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये फॉर्मेशन कराता है, फॉर्मेशन या सिंथेसिस लिख सकता हूँ, सिंथेसिस इज मोर सुटेबल फॉर दिस, कि ये कराता है सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2, 7, 9 and 10 and anticoagulants which is protein CNS, इनका सिंथेसिस कराता है। और ये विटामिन के एपोक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब विटामिन के एपोक्साइड जो होती है इट इज इनएक्टिव फॉर्म, एंड दिस इज एक्टिव फॉर्म। दिख रहा है एक्टिव फॉर्म तभी तो काम करा रहा है। और ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म कराता है, इट इज वीक और एंजाइम और वीक और प्रोटीन। तो जो वीक और है इसको कौन इनहिबिट कर रहा है? वॉरफेरिन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या हो रहा है। वॉरफेरिन ने क्या करा है, वॉरफेरिन ने इसका प्रोडक्शन रोक दिया। इसके प्रोडक्शन को रोक दिया है, इसके जितने भी कोएगुलेंट्स है या एंटी कोएगुलेंट्स है इनके प्रोडक्शन को रोक दिया। इसको प्रोडक्शन कैसे रोका उसने? क्योंकि जो विटामिन के एपोक्साइड है ये उसको कन्वर्ट ही नहीं होने दे रहा है एक्टिव फॉर्म में,
विच इज विटामिन के हाइड्रोक्सिलेटेड। समझ में आया क्या क्या हुआ? अपने खाने से विटामिन के मिला, विटामिन के पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में गया, लीवर में जाके उसमें एक एंजाइम काम करेगा विच इज विटामिन के हाइड्रोक्सिलेटेड या हाइड्रोक्सिलेज काम करेगा उस पर, जो कि इसको सिंथेसिस कराएगा किसमें, या तो उसको बना देगा विटामिन के एपोक्साइड जो कि इसका इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, रिस्टोर करने के लिए, या तो वो उसको कन्वर्ट करा देगा उसके फैक्टर्स में जो कि कोएगुलेंट फैक्टर है और एंटी कोएगुलेंट फैक्टर है। लेकिन जो स्टोर्ड फॉर्म है वो स्टोर्ड फॉर्म वो यूज ही नहीं करने देगा, वीक और इनहिबिट हो जाएगा। तो समझ में आया क्या क्या सीन हो रहा है? वीक और इनहिबिट होने से सिंथेसिस रुक रहा है इन सबका, सिंपल कहानी। नेक्स्ट टॉक अबाउट वॉरफेरिन। अब वॉरफेरिन देखो फटाफट, वॉरफेरिन क्या करता है? वॉरफेरिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देता है वीक और C1 एंजाइम। अब वीक और C1 रुक गया तो क्या होगा? 2, 7, 9, 10 ये सारे जो फैक्टर्स हैं सबका प्रोडक्शन रुक गया, जो मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्शन डिक्रीज ऑफ 2, 7, 9, 10 प्लस एंटीकोगुलेंट प्रोटीन CNS इनका प्रोडक्शन भी रुक जाता है। अब मेरी बात सुनो, कोएगुलेंट का तो रुका रुका, एंटीकोएगुलेंट का भी रुक गया, मतलब कोएगुलेंट से इतने सारे फैक्टर्स है भैया, लेकिन एंटीकोएगुलेंट तो दो ही थे, तो ऊपर नीचे करके कोएगुलेशन करवा सकते हो, लेकिन क्या एंटीकोएगुलेंट से रोक सकते बनवा सकते हो क्या? नहीं। तो क्या होगा? कोएगुलेशन बढ़ जाएगा। इफ वी गिव अ सिंगल वॉरफेरिन थेरेपी तो कोएगुलेशन बढ़ जाता है बॉडी में। अभी आगे आएगा, देखो क्या हो रहा है। जो एक कंप्लीट एंटीकोगुलेंट इफेक्ट होता है किसका? तुम्हारे वॉरफेरिन का, वो आता है 5 दिनों के अंदर। कितने दिन में आता है? 5 दिन में आता है। क्यों? बिकॉज वॉरफेरिन को एक बार देने के 6 घंटे बाद वो फैक्टर 7 पे इफेक्ट डालता है। सबसे पहले इसका इफेक्ट होता है फैक्टर 7 पे। देन देन नेक्स्ट इफेक्ट इज प्रोटीन सी को कम करा देगा, प्रोटीन सी को कम करा देगा। अब मेरे ध्यान से देखना, एंटीकोगुलेंट्स पहले ही कम हो गए, कोएगुलेशन से पहले एंटीकोगुलेंट्स कम हो गए। तो कोएगुलेंट फैक्टर्स है उनके पहले एंटीकोगुलेंट्स खत्म हो गए, तो क्या होगा? एंटीकोगुलेंट्स के सप्रेस होने के कारण कोएगुलेशन बढ़ जाएगा, कोएगुलेशन और बढ़ रहा है धीरे धीरे, सुनना, कोएगुलेशन और बढ़ रहा है। और लास्ट तक आते आते फैक्टर 5 ये फैक्टर 2 को भी इनिबिट कर देगा। फैक्टर 2 को इसने करा इनिबिट करा लास्ट में 5th डे पे, 5th डे को इसने इनिबिट करा 5th डे पे, ठीक है। और 5 दिन लगते हैं वॉरफेरिन पे इफेक्ट डालने के लिए। तो इमरजेंसी केस में क्या करेंगे भैया? इमरजेंसी केस में तो दिक्कत कर देगा, फिर गलत वाली दिक्कत कर देगा। तो क्या करो, इमरजेंसी केस में अपन देंगे इसको इंट्रावीनस हेपेरिन के साथ में वॉरफेरिन। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जब तक इससे इफेक्ट नहीं आता वॉरफेरिन का, जब तक हिपेरिन अपना काम करे और दोनों एंटीकोगुलेंट्स हैं, जब तक हिपेरिन अपना काम करता रहेगा वॉरफेरिन विल बिकम एक्टिव। तो जो कोएगुलेशन बढ़ रहा था वो बढ़ेगा नहीं, सप्रेस ही होगा, ठीक है। तो भैया ये वॉरफेरिन जो है ये मेंटेनेंस में काम आ जाएगा, हिपेरिन की मेंटेनेंस में, एज अ मेंटेनेंस ऑफ हिपेरिन वन वॉरफेरिन उसको दे रहे हैं इस केस में, इमरजेंसी वाले केस में। व्हाट हैपेंस इफ वी गिव अलोन वॉरफेरिन? अगर अपन ने अकेली वॉरफेरिन दी तो क्या फर्क पड़ेगा? बता रहा हूँ ना क्या होगा, क्योंकि एंटीकोगुलेंट जो है वो पहले कम हो रहा है, ठीक है। तो इन 5 डेज इट विल इंक्रीज कोएगुलेशन। तो अगर सीरियस पेशेंट है तुम्हारे पास जो कि इमरजेंसी केस नहीं, सीरियस हो, मतलब उसमें कोएगुलेशन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल पेशेंट है, मतलब उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आ रही कि तुम्हें इमरजेंसी की केस अप्लाई करना, तुम उसमें अकेली वॉरफेरिन दे दी तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कोएगुलेशन पहले इसकी बॉडी में था, तुमने और करा दिया अकेली वॉरफेरिन देकर, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर जो है वो पहले इनिबिट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू कोगुलेंट फैक्टर। अब बात करते हैं भैया क्या क्या होगा इसके कोगुलेशन के इंक्रीज कराने से। देन इट विल लीड्स टू डीवीएन, डीवीएन क्या होता है? डर्मल वेस्क्यूलर नेक्रोसिस, डर्मल वेस्क्यूलर नेक्रोसिस होता है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रोटीन सीएनएस, प्रोटीन सीएनएस का इनिबिट हो रहा है, उसके इनिबिशन से तुमको डर्मल वेस्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है। जिसमें क्या होगा? ब्रेस्ट एट्रोफी, इसमें क्या होगी? ब्रेस्ट एट्रोफी, लिम्ब नेक्रोसिस और एडिपोस नेक्रोसिस, इन सबका क्या हो जाएगा? इसमें नेक्रोसिस हो जाएगा। अब ये नेक्रोसिस पता है कैसे लीड करती है? एम्प्यूटेशन के लिए। कैसे लीड करती है? एम्प्यूटेशन। सिर्फ एक ट्रीटमेंट बचता है फिर एम्प्यूटेशन, मतलब काटना ही पड़ता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जस्ट लास्ट थिंग दैट फार्माकोकाइनेटिक। वॉरफेरिन फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? इसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ही ज्यादा हाई होती है, मींस 99% वॉरफेरिन जो होती है वो बाइंड होती है एल्बुमिन से। इससे बाइंड होती है, एल्बुमिन से बाइंड होती है 99%,
तो जब भी अपन हीमोडायलिसिस करते हैं तो कभी भी वार्फरिन नहीं निकलती है। फॉर सपोज वार्फरिन की टॉक्सिसिटी हो और अगर अपन हीमोडायलिसिस करा रहे हैं तो कोई रोल नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा हीमोडायलिसिस से। ठीक है, समझ में आ गया क्या हो रहा है? ओके, देन वी नेक्स्ट टॉक अबाउट द मॉनिटरिंग ऑफ वार्फरिन, जो अपन बात कर रहे थे, विच इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम या और पीटी एंड आईएनआर। तो आईएनआर और पीटी में क्या फर्क है और क्या दिक्कत है उसमें, अब बात करते हैं। पीटी और आईएनआर की बात करेंगे तो आईएनआर इज सिंपली इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। INR is simply international. It is international normalized. Sorry, normalized ratio. INR. अब ये INR कैसे निकालते हैं? तो ना INR का एक फॉर्मूला होता है। INR is equals to prothrombin time of patient. Prothrombin time of patient upon prothrombin time of lab or standard. स्टैंडर्ड और लैब। ठीक है, तो भैया नॉर्मल आईएनआर जो होता है वो होता है 0.8 से 1.1। 0.8 से 1.1। नॉर्मल इज 0.8 टू 1.1। ठीक है, दो तक भी काम चला सकते हैं, लेकिन आईएनआर जो होता है वो 2 के बाद में दिक्कत करता है। ठीक है, अगर आईएनआर 2 है और सपोज अगर अपन नॉर्मल एवरेज ले 1 का और आईएनआर 2 है, इसका मतलब पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम डबल हो गया है। क्या हो गया है? डबल हो गया। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होगा, स्टैंडर्ड तो सेम ही रहेगा, पेशेंट का ही डिफर कर सकता है। तो बात करते हैं अगर आईएनआर 2 से 2.5 है तो अपन क्या यूज करेंगे उस केसेस में, या क्या होगा उससे कि भैया वार्फरिन अपन कितना दे रहे हैं और क्या डिसीज हो सकती है पेशेंट को अपन जो अपन इतना वार्फरिन दे रहे हैं। तो 2 से 2.5 वार्फरिन जो होता है वो आता है प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डीवीटी। जब भी डीवीटी होता है तो इंसान का आईएनआर आता है 2 से 2.5 इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं। नेक्स्ट 2 to 3 किसमें आता है? देन इट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस में क्या होता है? प्रोफाइलैक्सिस इज ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक डिसीज, और ट्रीटमेंट मतलब एक्यूट के लिए। ट्रीटमेंट मतलब फटाफट काम करना, और प्रोफाइलैक्सिस मतलब बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट। प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी एंड 3 to 3.5 इज रिकरेंट डीवीटी। आएगा डीवीटी में। ठीक है, अपन एग्जांपल डीवीटी का ले रहे हैं, बस अपन ने 3 अलग अलग केसेस लिए हैं कि इस केस में इतना आएगा, इस केस में इतना आएगा, इस केस में इतना आएगा। अगर मैं तुमको एक बार समझाऊं अच्छे से, तो परफेक्ट मतलब क्रॉनिक, मतलब डोसेस कम दे रहे हैं वार्फरिन के, तो कितना आ रहा है? 2 से 2.5। वो डोज बढ़ाया क्योंकि दिक्कत क्या हुई? छोटी हुई, दिक्कत बड़ी हुई, मतलब एक्यूट दिक्कत हुई। तो ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी विच इज 2 to 3। और डोज बढ़ाया, क्यों डोज बढ़ाया? क्योंकि भैया दिक्कत और बढ़ गई, तो रिकरेंट डीवीटी, बार बार डीवीटी हो रहा है इंसान को, तो इट इज 3 to 3.5। अब हम बात करते हैं वार्फरिन इंटरेक्शन की। वार्फरिन इंटरेक्शन मतलब जो सीवाईपी इनहिबिटर्स होते हैं या सीवाईपी इंड्यूसर होते हैं, तो उनकी अगर अपन बात करें तो उससे वार्फरिन में क्या फर्क पड़ रहा है या उससे आईएनआर में क्या फर्क पड़ रहा है? बेसिकली इसमें फर्क पड़ रहा है, आईएनआर में क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये देखो जरा, देखो हमेशा याद रखना, जो ये है सीवाईपी इनहिबिटर्स, ये आईएनआर को बढ़ा देंगे। ठीक है, एस्पिरिन आईएनआर को बढ़ा देगा, एंटीबायोटिक आईएनआर को बढ़ा देगी। देन वी टॉक अबाउट की कौन सी ड्रग्स रिड्यूस करेगी तुम्हारा आईएनआर को, मतलब वार्फरिन को कौन सी ड्रग रिड्यूस करेगी? तो इट इज सीवाईपी इंड्यूसर, जो सीवाईपी एंजाइम का काम बढ़ा देगी, विच विल हेल्प टू मोर द डिग्रेडेशन ऑफ दिस वार्फरिन। और ओसीपीज एक्सप्रेशन, वो भी वार्फरिन का रिडक्शन कराती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द वार्फरिन ओवरडोज। वार्फरिन ओवरडोज मतलब आईएनआर की वैल्यू 5 से ज्यादा हो गई है, 5 से ज्यादा हो गई है। और सपोज अगर 5 से थोड़ी कम हो, मतलब हो सकता है 4.7 हो सकता है 4.5 हो सकता है 4.2 हो, 5 से थोड़ी सी कम है तो अपन वार्फरिन को स्टॉप करा देंगे। स्टॉप वार्फरिन। 5 से 9 के बीच में अगर लाई कर रही है तो अपन देंगे ओरल विटामिन K1। ओरल विटामिन K1 2.5 mg। बात करते हैं 9 से 20 हो तो अपन देंगे ओरल विटामिन K1, ओरल विटामिन K1 5 mg। एंड ग्रेटर देन 20 हो तो अपन इंट्रावीनस विटामिन K1 देंगे 10 mg। ठीक है, और कोई भी आईएनआर अगर हो, सुनना, भले वो 5 से कम हो, भले वो 5 से 9 हो, भले वो 9 से 20 हो, या भले वो 20 से ज्यादा हो, कोई भी आईएनआर हो, अगर उसमें ब्लीड कर रहा है पेशेंट, अगर उसमें पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो उसमें हाथों हाथ अपन क्या कराते हैं, अगर इसमें पेशेंट क्या कर रहा है, ब्लीड कर रहा है, तो इंडिया के अंदर हाथों हाथ FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, FFP में भी FFP
कराते हैं। व्हाट इज एफएफपी? इट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये चढ़ाते हैं पेशेंट में। अगर आईएनआर की कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 5 से 9, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 11, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 25 हो, उसमें ट्रांसफर ड्रग ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट में, तो फर्स्ट एफएफपी चढ़ाते हैं। देन वी टॉक अबाउट द एंटीडोट ऑफ वार्फारिन। तो वार्फारिन का एंटीडोट होता है विटामिन के वन। तो विटामिन के और कौन से होते हैं? तो इट इज 3। इट इज विटामिन के वन, के टू एंड के थ्री। तो के वन इज पाइटोनाडियोन। पाइटोनाडियोन, ठीक है। इट इज यूज इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। बेसिकली इट इज यूज इंट्रामस्कुलर बिकॉज इट इज फैट soluble. It is vitamin K2. It is Mona, Mona onion, और Mona onion जो भी तुम बोलो इसको, ठीक है। थर्ड इज मीना डायोन, मीना डायोन। इसका वर्ड तुम्हें कंफर्म करके बताऊंगा कल के लेक्चर में, बिकॉज मुझे कंफर्म नहीं है सही नाम है, मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड बिकॉज इट इज वाटर सोल्यूबल ड्रग, वाटर सोल्यूबल ड्रग, ठीक है। तो मैं इंटरवेंशन दे सकता हूँ। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के, किसके? विटामिन के। तो विटामिन के यूज आता है सिंपल वेपन, वेपन से डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू से वार्फरिन, ऑब्वियसली बात है, उसकी बात चल रही तो उसी की बात कर रही होगी। वार्फरिन ओवरडोज, ओवरडोज। ई इज फॉर एक्सटेंडेड एंटीबायोटिक थेरेपी, एक्सटेंडेड एंटीबायोटिक थेरेपी। ए इज फॉर एस्पिरिन ओवरडोज। पी इज फॉर पेनिटोइन इंड्यूस ऑस्टोमलेशिया, पी इज फॉर पेनिटोइन इंड्यूस, पेनिटोइन induce osteomalacia, and O is for obstructive jaundice. O is for obstructive jaundice, and N is for neonates. Neonates. तो ये सारी बात अपन ने करी वार्फरिन, एंटीकोएगुलेंट्स का एंटीडोट, इन सारी बात करी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज हेपारिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेपारिन। तब तक के लिए थैंक यू। कल लेक्चर रेगुलरली आएंगे, अब कोई डिले नहीं होगा।